हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वॉलेंट्री लिक्विडेशन के बारे में समझेंगे। अब देखिए, जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन होता है वो पहले कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंदर दिया गया था, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 था। लेकिन जब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 आया तो उसके सेक्शन 59 के हिसाब से वॉलेंट्री लिक्विडेशन होता है। तो जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे सेक्शन 270 को, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो वाइंडिंग अप होता है वो दो तरीके से होता है, या तो होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप या फिर होता है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। तो वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनीज एक्ट ही कराता है, लेकिन वॉलेंट्री लिक्विडेशन कौन कराता है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वॉलेंट्री लिक्विडेशन के वो एप्लीकेबल नहीं होते। इसी तरीके से अगर कोई डेप्ट पे नहीं कर पाते, जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंसॉल्वेंसी आपको कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, वहाँ पे भी आईबीसी ही एप्लीकेबल होता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ही एप्लीकेबल होता है। अब कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है वॉलेंट्रीली वाइंडिंग अप के लिए? तो वॉलेंट्रीली वाइंडिंग अप के लिए आईबीसी का सेक्शन 59 एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, जो कि चैप्टर 5 के अंदर आता है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो सेक्शन 59 है उसके अंदर ये सारे प्रोविज़न दिए गए। इसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं, जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड के रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो भी एप्लीकेबल होते हैं 2017 के। तो पहले हम सेक्शन 59 को समझते हैं। अगर हम सेक्शन 59 को समझे, सबसे पहले ये बात बोली गई है वॉलेंट्री लिक्विडेशन के अंदर होता क्या है कि जो कॉर्पोरेट पर्सन है, जैसे अगर खुद मैं एक कंपनी हूँ या मैं एलएलपी हूँ और मैं अपना वाइंडिंग अप करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बंद करना चाहता हूँ, तो वाइंडिंग अप का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि जितने भी असेट्स होते हैं बेचे जाते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं वो पे की जाती हैं, बेसिकली यही चीज़ की जाती है। और फिर जो सम बचता है वो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में प्रोपोर्शनेटली एज पर लॉ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब होता तो ये प्रोसेस है, लेकिन सेक्शन 59 क्या बोलता है? अगर आपको वॉलेंट्री लिक्विडेशन करनी है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आप किसी भी चीज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं किए हुए होने चाहिए। डिफ़ॉल्ट मतलब कि आपने किसी का डेप्ट पे करने में कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो आप वॉलेंट्री लिक्विडेशन या वॉलेंट्री वाइंडिंग अप नहीं कर सकते। सबसे पहली प्री कंडीशन यही है कि आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो, तभी आप अपने आप को वॉलेंट्री लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कर सकते हो, अदरवाइज आप वॉलेंट्री लिक्विडेशन नहीं कर सकते। अब आपने ये कंडीशन पूरी करी कि आपने किसी का भी डेप्ट पे करने में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अब आगे क्या प्रोसेस होगा वो हमें सेक्शन 59 ही बताता है। सबसे पहले ये बोलता है कि जितने भी डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, उनको एक डिक्लेरेशन देनी होगी जो कि एफिडेविट के अंदर देनी होगी। और उस एफिडेविट के अंदर क्या लिखना होगा कि उन्होंने कंपनी के सभी अफेयर्स देख लिए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, और कंपनी ने किसी का भी कोई डेप्ट पे नहीं करना, या फिर अगर पे करना भी है तो उनके पास इतने एनफ फंड्स हैं या इतने असेट्स बेच के फंड आ जाएंगे कि वो उनका जो अमाउंट है डेट जो भी उनको पे करना है वो पे कर पाएंगे। एक तो ये चीज़ वो अपनी डिक्लेरेशन के लगेंगे, जिसके साथ एफिडेविट लगेगा, और ये जो डिक्लेरेशन है ये मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होगी। और दूसरी बात वो ये भी लिखेंगे इसके अंदर अपनी डिक्लेरेशन में कि इस वॉलेंट्री लिक्विडेशन से, वाइंडिंग अप से, वो किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहते, वो किसी को भी डी फ्रॉड नहीं कर रहे इस वॉलेंट्री लिक्विडेशन से। तो ये दो चीज़ें उनको अपनी सबसे पहले डिक्लेरेशन के अंदर लिखनी होंगी। अब ये जो डिक्लेरेशन वो देंगे, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे? तो इसके साथ एक तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगे, और कम से कम पिछले 3 साल की, मतलब पिछले 2 साल की और करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर कंपनी को बने हुए या जो भी हमारी एंटिटी है उसको बने हुए पिछले 2 साल से कम हुए हों तो जितने भी टाइम की उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लगाएंगे ऑडिटेड। और दूसरी बात वो उसके साथ क्या लगाएंगे, अगर उनकी जो एंटिटी है उसकी वैल्यूएशन हुई है रजिस्टर्ड वैल्यू से, तो वो साथ में उसकी रिपोर्ट लगाएंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट उसके साथ लगेंगे। अब ये जो उन्होंने डिक्लेरेशन की और ये दोनों डॉक्यूमेंट लगाए, इसके बाद उनको क्या करना होगा कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। और वो कब करना होगा? जब उन्होंने ये डिक्लेरेशन की, इसके विदिन 4 वीक्स उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसके अंदर मेंबर्स ये बोलेंगे कि वो वॉलेंटरली लिक्विडेशन करना चाहते हैं, और जो भी मतलब किसी के डेप्ट्स उनको नहीं पे करने हैं, वो सारी बातें हो जाएंगी। और साथ ही साथ अब अगर वो वॉलेंटरी लिक्विडेशन करना चाहते हैं तो वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर देंगे, जो कि उनका ये जो वाइंडिंग अप का या लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो सारा आगे करेगा।
साथ ही साथ अगर मान लो जैसे जब उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी, किसने, डायरेक्टर्स ने, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने, उन्होंने ये बात बोली कि हमारे कुछ डेट्स जो है वो पड़े हुए हैं, हमने बाहर पे करने हैं। अब उनको अगर ये पे करने हैं और ऐसे केस के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, उनके जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उनके उन क्रेडिटर्स से एक डिक्लेरेशन लेनी होगी, या आप कह सकते हो कि एक अप्रूवल लेनी होगी, जिसके अंदर एक रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेनी होगी, जिसके अंदर भी जितने भी उनके क्रेडिटर्स हैं जिनको भी उन्होंने पैसा पे करना है उन उसमें से जितने भी हैं वो उनके 2/3 की अप्रूवल लेनी होगी कि वो इस चीज़ से रेडी है। तो ये इसके प्रोविजियो के अंदर मिलेगा आपको सबसेक्शन 3 के सेक्शन 59 के जब आप पढ़ोगे, अगर हम इसको रीड करें तो इसका प्रोविजियो क्या बोलता है कि इफ़ द कंपनीज ऑज एनी डेप्ट टू एनी पर्सन, किसी को भी करते हैं तो जो क्रेडिटर्स हैं जिनकी जो क्या होगी रिप्रेजेंटिंग 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेप्ट, जो कि 2/3 2/3 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे क्या अगर लेनी होगी, एक अप्रूवल लेनी होगी, अप्रूव द रेजोल्यूशन पास अंडर सबसेक्शन सब क्लॉज सी। और ये कितने टाइम के अंदर लेनी होगी, विद इन 7 डेज लेनी होगी। जब भी ये चीज़ होगी, जब भी ये जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स जब वो रेजोल्यूशन पास करेंगे उसके विद इन 7 डेज उनको क्रेडिटर्स को भी ये अप्रूवल देनी होगी थ्रू अ रेजोल्यूशन की वो भी इस चीज़ के लिए रेडी है। अब यहाँ पे हमारे इतने स्टेप्स हुए, इसके आगे हम क्या करेंगे कि जो कंपनी होगी जिसका भी लिक्विडेशन हो रहा है उसको क्या करना होगा कि जो भी हमारी रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, और दूसरे जो बोर्ड है, बोर्ड कौन है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड जो है हमारा, उसको ये रिजोल्यूशन देना होगा, ये बताना होगा कि हमारी जो कंपनी है उसका लिक्विडेशन होने वाला है, और ये जो है विद इन 7 डेज बताना होगा जब भी क्रेडिटर्स ने अपना जो रिजोल्यूशन से अप्रूवल दी होगी उसके विद इन 7 डेज बताना होगा। ये चीज़ हमें कौन सा सेक्शन बोलता है, 59 का सबसेक्शन 4 बोलता है ये चीज़। और जो सबसेक्शन 5 है वो क्या बोलता है कि किस दिन से हमारी जो ये जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है इसकी कमेंसमेंट किस दिन से होगी। तो इसकी कमेंसमेंट अगर हम देखें तो ये मानी जाएगी जिस भी दिन हमारा जो सबसेक्शन 3 का जहाँ पे हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, तो जिस दिन से भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन से माना जाएगा कि जो हमारा ये जो इंसॉल्वेंसी का या सॉरी लिक्विडेशन का जो वॉलंटरी लिक्विडेशन की जो डेट है कमेंसमेंट की उससे मानी जाएगी। तो ये चीज़ हमें क्या बोलती है, सबसेक्शन 5 बोलती है। और साथ ही साथ अगर हम सबसेक्शन 6 के ऊपर आएँ तो वो ये बोलता है कि जो हमारे सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 53 तक के प्रोविजंस हैं, जो उसके सेक्शंस हैं जो कि लिक्विडेशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे विद मॉडिफिकेशंस जो भी यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसॉल्वेंसी नहीं हो रही क्योंकि ये अपने जो डेट्स हैं वो पे करने के लिए एबल हैं, वो पे कर पाएंगे। तो विद मॉडिफिकेशंस वो सेक्शंस भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 59 सबसेक्शन 6 ये बात हमें बोलता है। फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, जितनी भी हमारी ये जो पूरा प्रोसेस है हो जाएगा, अब क्या होगा कि सारे एसेट्स बिक गए, सारी लायबिलिटीज़ पे हो गई ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब हमें क्या करना होगा, जो हमने सारे एसेट्स बेच दिए, हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी, अब कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास एप्लीकेशन लगाएंगे कि अब हमारी कंपनी को डिसॉल्व कर दीजिए। डिसॉल्वेशन का मतलब कि जो आपका रजिस्टर है उसमें से हमारा नाम हटा दीजिए, अब हमारी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। क्योंकि वाइंडिंग अप के वक्त अभी भी क्या चल रहा था, या लिक्विडेशन के वक्त क्या चल रहा था कि हमारी असेट्स अभी बेची जा रही थी, जो कंपनी थी वो स्टिल थी, वो एग्जिस्टेंस के अंदर थी अभी, ठीक है। लेकिन जब डिसोल्यूशन हो जाएगा, अब कंपनी की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी और कंपनी अब का नाम वहाँ से स्टॉक ऑफ हो जाएगा, अब कंपनी के नाम पे कोई भी एसेट्स या कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं रहेंगी। तो वही एप्लीकेशन हम सेक्शन 59 सबसेक्शन 7 के अंदर हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास लगाएंगे कि जो हमारा नाम है अब वो डिसॉल्व कर दिया जाए, हमारी कंपनी जो है वो अब डिसॉल्व कर दी जाए, या हमारी कंपनी का डिसोल्यूशन कर दिया जाए। और फिर ये जो है अब जो भी ये जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये इस तरीके से पास कर देगी डिसोल्यूशन का ऑर्डर कि ये कंपनी अब खत्म हो गई। और जहाँ पे भी अब ये कंपनी हमारी रजिस्टर्ड थी उस अथॉरिटी के पास ये ऑर्डर भेज दिया जाएगा विद इन 14 डेज, जब भी ये ऑर्डर हुआ होगा कि अब ये कंपनी का नाम वहाँ से हटा दिया जाए। तो ये हमारा क्या प्रोसेस है, वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस है। अब इसके अंदर हमारी थोड़ी सी चीज़ें और होती हैं, जहाँ पे कि हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, जो कि वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो 2017 के हैं। तो उसके अंदर एक तो यही चीज़ें बता रखी हैं जो हमने सेक्शन 59 के अंदर पढ़ी हैं। इसके अलावा हमें इफ़ेक्ट बताया है कि क्या इफ़ेक्ट होता है जब लिक्विडेशन होती है, वॉलंटरी लिक्विडेशन होती है। एक तो ये मान लिया जाएगा कि वाइंडिंग अप के अलावा अगर और कोई पर्पस है बिज़नेस का, उन सब चीज़ों के लिए वो बिज़नेस अब एग्जिस्ट नहीं करता, कि बाकी कोई और बिज़नेस डील कर रहा है वो।
और सारा काम किसके हाथ में आ जाएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के हाथ में आ जाएगा। अब इसके जो रेगुलेशन के जैसे रेगुलेशन 6 है, ये चीज़ें ये हमें बताती हैं कि जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो किस तरीके से अपॉइंट होगा, कि आपको जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करना है वो कम्पिटेंट होना चाहिए, उसके अलावा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंस आप कैसे देखोगे कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो वो इन्हीं रेगुलेशंस के अंदर दिया गया कि वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि इंडिपेंडेंट कब माना जाएगा, जैसे कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं एज पर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो चीज़ें अगर वो फुलफिल कर रहा है तो हम उसको इंडिपेंडेंट मानेंगे। रिलेटेड पर्सन नहीं है कॉर्पोरेट पर्सन से, किसी भी तरीके से जो हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन करते हैं वो नहीं है। और तीसरी चीज़ कि वो एम्प्लॉय नहीं था प्रोप्राइटर का, एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर की, ना ही वो एम्प्लॉय था, ना ही वो प्रोप्राइटर था, ना ही वो पार्टनर था। किसके अंदर, किसी भी फर्म ऑफ ऑडिटर्स के अंदर जो उस कंपनी की ऑडिट कर रही थी, या लीगल फर्म के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी की फर्म के अंदर, कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म के अंदर, इस तरीके से कहीं पे भी वो एम्प्लॉय, पार्टनर, ये सब चीज़ें वो नहीं था, या प्रोप्राइटर नहीं था, तो माना जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट है पिछले 3 साल के अंदर अंदर। तो ये चीज़ होती है कि हम कब मानते हैं कि इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे हम देख रहे थे कि क्रेडिटर्स अपना क्या कहते हैं कि बताते हैं कि हमें इतना इतना डेट मिलना है, मतलब हमने इतना पैसा लेना है, तो वो अपना क्लेम रखते हैं इस इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल के सामने कि हमारा इतना क्लेम है। फिर ये इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल उसको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, सारी इंक्वायरी करके विदिन 30 डेज। फिर उसके बाद ये सारे डेप्ट पे किए जाते हैं। फिर उसका ये जो डेप्ट पे करनी है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हमें डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और मैक्सिमम विदिन 6 मंथ जो है, जब हमारे एसेट्स बिकते हैं उसके विदिन 6 मंथ वो जो रियलाइजेशन का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है हमें। और जब ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसमें से जो लिक्विडेशन की कॉस्ट है, अब जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अपनी फीस लेगा या इस तरीके की जो कॉस्ट है वो उसमें से पहले डिडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच में। और फिर इसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड की बात बता रखी है कि कम से कम 8 साल के लिए, डिसोल्यूशन के 8 साल के बाद तक, या फॉर 8 ईयर्स आप कह सकते हो, कि ये जो भी रजिस्टर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है कंपनी की, वो उसके द्वारा संभाली जाएंगी, प्रिजर्व की जाएंगी। किसके द्वारा? लिक्विडेटर के द्वारा, जिसको हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोल रहे हैं। चाहे वो खुद करे या फिर इन्फॉर्मेंट यूटिलिटी के थ्रू करवाए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमने इसके अंदर समझनी थी। और एक ये और पॉइंट है कि जो भी लिक्विडेशन होगी तो लिक्विडेटर को अपने सारे इंडिवियर करने हैं, अपने पूरे एफर्ट्स करने हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है विदिन 12 मंथ्स हो जाए, जब से कमेंसमेंट डेट से, मतलब कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके विदिन 12 मंथ्स ये सारा प्रोसेस हो जाए। और अगर 12 महीने से भी ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज की एक मीटिंग करें 15 दिन के अंदर अंदर, जब वो 12 मंथ खत्म हो रहे हैं लिक्विडेशन डेट से, मतलब वो जो 12 महीने का टाइम है। और एंड एट द एंड एवरी सक्सीडिंग 12 मंथ्स टिल डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। और ये जो मीटिंग है हर बार ही करें जब ये 12 महीने खत्म होते हैं, अगर 12 महीने लग रहे हैं तो। अदरवाइज पूरा एंडिवियर करना है कि विदिन 12 मंथ्स ये प्रोसेस हो जाए। तो ये हमारा क्या है? वॉलंटरी लिक्विडेशन है। तो एक हमने समझा था वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, और ये क्या है? वॉलंटरी, जहाँ पे कॉर्पोरेट एंटिटी या जो भी है, चाहे LLP है कोई भी है, वो अपने आप का लिक्विडेशन खुद करना चाहती है, वॉलंटरी बेसिस पे करना चाहती है। यही उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया या उसको खुद वो चाहती है कि अब मैं और ना आगे अपने आप को कंटिन्यू करूं, तो फिर वो ये चीज़ कर सकती है वॉलंटरी लिक्विडेशन पे। तो यहाँ पे हमने वॉलंटरी लिक्विडेशन समझा, इससे पहले हमने वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल समझा था कंपनीज एक्ट के अंदर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोविजन जो भी कंपनी एक्ट से रिलेटेड है और आपके हेल्प के अंदर आएंगे। अगर आप NCLT में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सभी जितने भी हमारे मेजर लॉज होते हैं जो यूज़ होते हैं इन कॉर्पोरेट्स, जैसे कि सरफेसी एक्ट, IBC और कंपनीज एक्ट के जितने मेन प्रोविजंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड जो कि यूज़ होते हैं, और अमलगमेशन कैसे होता है उसका क्या कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, जितने भी अमलगमेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और रिहैबिलिटेशन, जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सबको हम समझेंगे। अमलगमेशन, मर्जर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसको हमने पहले भी समझा हुआ है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, फास्ट ट्रैक मर्जर कैसे होता है, तो ये चीज़ें जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कहीं पर भी इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं।